Assalamualaikum. My name is Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, head office, Johar Town, Lahore. बायो एनर्जेटिक्स में से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फोटोसिंथेसिस में जो दूसरा टॉपिक स्पेसिफाई किया है, यानी एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट है, वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इससे पहले आपने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ लिया होगा, तो अब आप बताइए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स थे वो कौन से थे। लाइट एनर्जी की बात होती है, वाटर की बात होती है, एडीपी एनएडीपी पॉजिटिव की बात होती है, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बताइए। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और NADPH की फॉर्मेशन होती है। तो प्यारे बच्चों, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देंगे। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं कि लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते। तो आप बताइए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डे में होता है कि नाइट में होता है? होगा डे में ही, यानी सारी फोटोसिंथेसिस, चाहे लाइट रिएक्शन की बात हो या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात हो, होगा ये डे को ही। लेकिन प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में चूँकि लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है, इसीलिए हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आप बताइए, इसे कुछ और भी कहते? तो याद रखिए, इसी को तो हम कहते क्या? डार्क रिएक्शन। चूँकि लाइट इंडिपेंडेंट है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी बोलते। याद रखिएगा, होता डे में ही है। और फिर इसी रिएक्शन को, और ये चूँकि साइक्लिक एक्टिविटी होती है, इसे केल्विन साइकिल भी कहते। आप बता दीजिए, व्हाट इज साइकिल? हम कहते रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स इज नॉन एज साइकिल। तो आप देखना, कुछ इवेंट्स होंगे और वो रेपिटेटिव फैशन के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे साइकिल कहते। चूँकि इन स्टेप्स को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने एंड को वर्कर्स, बेंसन का जिक्र भी होता, इसीलिए हम इसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। और याद रखना, इसी को हम लोग कहते क्या? C3 साइकिल। C3 इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, इसीलिए C3 साइकिल बोलते। और याद रखिए, इसी रिएक्शन में चूँकि अनस्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, स्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी यानी ATP NADPH की बात कीजिए, जो अनस्टेबल फॉर्म है, वो स्टेबल फॉर्म यानी कार्बोहाइड्रेट में कंजर्व होती है, इसीलिए हम इसे एनर्जी कंजर्वेशन फेज भी कहते हैं। कंजर्वेशन फेज भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बताइए कहाँ पर होता है? तो याद रखना, ये रिएक्शन होता है कहाँ पे? हम कहते ये रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन ग्रेना पे होता है। इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो याद आते हैं आपको कौन है? आप देख लीजिए, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज़ नहीं की है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन है? हम कहते ATP है और NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये है, इनको करेंगे यूज़। और ATP NADPH को एसिमिलेटिंग पावर बोलते, लेकिन NADPH को रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनको देख लीजिए, और इन्हीं की क्या होगी? रेपिटिशन होगी। प्यारे बच्चों, स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप इसमें होता है
उसे कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। अभी कुछ देर में देखेंगे कि कार्बन फिक्सेशन से मुराद क्या है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। थर्ड स्टेप जो इसमें पढ़ेंगे वो है रीजेनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये चूंकि साइक्लिक एक्टिविटी होती है, यानी इन्हीं स्टेप्स की क्या होती रहेगी, रेपिटिशन होती रहेगी। और प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है मैं इसको शुरू कर रहा हूँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड से। आपके मन में आएगा कि सर 3 से ही क्यों, 1 कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों नहीं यूज करते, 2 से क्यों नहीं कर रहे यूज। तो आपको मालूम है जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो हमारी चाहत ये है कि हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड का इनपुट रखें ताकि आउटपुट में हमारे पास स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन तो हो। इसीलिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड का इनपुट रखा कि आउटपुट में सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यानी 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन तो हो। अब जरा देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो कौन है, तो याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। प्यारे बच्चों, एक दफा आप बता दें, राइबोस ये कितने कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। राइबुलोस भी 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। दोनों में जो फर्क है वो बताइए। हम कहते हैं राइबोस एल्डो शुगर है, राइबुलोस कीटो शुगर होती है। तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और बिसफॉस्फेट एक होता है बाईफॉस्फेट। अगर प्यारे बच्चों दोनों फॉस्फेट एक ही कार्बन पे सेम सिंगल कार्बन एटम पर अटैच हों उसे बोलते हैं बाईफॉस्फेट। और अगर फॉस्फेट डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच हों तो उसे बिसफॉस्फेट बोलते। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट इसीलिए बोलते हैं, इसमें फॉस्फेट 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच होते हैं। तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और प्यारे बच्चों फिर इससे क्या बनता है इसको देखिए। और जो मॉलिक्यूल यहाँ से हम लोग लिखेंगे उन मॉलिक्यूल्स को देखिए, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे राइबुलोज बिसफॉस्फेट के, ऊपर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं। ये एक वैसे ही मिसाल के तौर पे समझा रहा, यानी प्रॉपर फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा। 3, 4, 5। तो प्यारे बच्चों ये है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये कितने मॉलिक्यूल, एक बना दिया। एक और देख लीजिए, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। इस मॉलिक्यूल का नाम भी क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। एक और मॉलिक्यूल आपके सर बना रहे, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 5, और ये है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। प्यारे बच्चों ये कितने कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है। ऊपर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ रहे। और याद रखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक कार्बन यहाँ पर आ गया, एक कार्बन यहाँ पर आ गया, और एक कार्बन यहाँ पर आ गया। अब आप बताइए ये कितने कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना, तो हम कहते हैं 3 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अभी आपके मन में आएगा कि सर आपने तो कहा था कि इसको C3 साइकिल बोलते, कि फर्स्ट स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल जो मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है। याद रखिए ये मॉलिक्यूल इस कदर अनस्टेबल होता है कि इसकी आइसोलेशन नहीं हो पाती है, इतना अनस्टेबल है। तो बात जो बताई है वो ठीक है कि पहला जो स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल मॉलिक्यूल बनेगा वो 3 कार्बन कंटेनिंग होगा। मुझे आपसे पूछना, ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना, इससे अगर इसको ब्रेक हम कर दें
तो प्यारे बच्चों 3 कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना। यानी बात ऐसी है, अगर ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और आप इसको सेंटर से ब्रेक कीजिए तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3 कार्बन कंटेनिंग। तो इसी तरह से अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो प्यारे बच्चों जब आप इनको करेंगे ब्रेक तो आपके पास 3 कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना। आप देखिए, अगर आपके पास 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3 कार्बन कंटेनिंग। यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने विजुअलाइज भी हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? और हर एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है कौन? हम कहते हैं फॉस्फेट अटैच होता है। याद रखिए इस मॉलिक्यूल का नाम है क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। चूंकि 3rd कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलते। और याद रखना ग्लिसरेट, ये ग्लिसरिक, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो गई। आप बताइए हाउ मैनी फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट? 3 नहीं होंगे, एक ही फॉस्फेट होगा जो कार्बन नंबर 3 पर अटैच है। और आप बताइए इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? हम कहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे कितने? 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। फिर प्यारे बच्चों ये जो पहला स्टेप है इसे कार्बन फिक्सेशन बोलते, कि वो कार्बन जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट हो गया। ये जो इतना सा प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कार्बन फिक्सेशन। और याद रखना कार्बन फिक्सेशन में यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। नेम से इंडिकेट होता है, एक ऐसा एंजाइम है जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है। यानी जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? रूबिस्को। यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इसीलिए इस एंजाइम को हम रूबिस्को बोलते। और याद रखिए हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ वर्ल्ड इज रूबिस्को। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज रूबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अब हम ऐसे करेंगे, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको करेंगे यूज़, यानी एटीपी को करेंगे यूज़। आप बताइए ये कितने मॉलिक्यूल्स बने? 6 मॉलिक्यूल्स बने। अब हम ऐसे करेंगे 6 एटीपी को यूज़ करेंगे। और प्यारे बच्चों ये चेंज हो गया किस में? 6 एडीपी में। यानी हर एक एटीपी में से एक फॉस्फेट कम हो गया। वो जो एक फॉस्फेट था वो कहाँ पर गया? तो याद रखिए वो इन 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गया। एक फॉस्फेट तो पहले ही अटैच था, अब एक फॉस्फेट और अटैच हो गया। यानी अगर आपके सर यहाँ पर शो कर दें तो प्यारे बच्चों ये दोनों तरफ अब अटैच हो गया कौन? फॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए। हम बोल देंगे कि भाई 3 फॉस्फोग्लिसरेट था तो फॉस्फेट ही ऐड हुआ, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया 1,3। आप बताइए बाई होगा कि बिस होगा? चूंकि फॉस्फेट डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच हैं तो हम कहते हैं 1,3 बिसफॉस्फो, बिसफॉस्फो ग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो गई। यानी ये जो 6 एटीपी दिए थे ये चेंज हो गए 6 एडीपी में, और हर एक एटीपी में से एक फॉस्फेट इन 6 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया।
अब नेक्स्ट जरा देखिए रह गया कौन, NADPH की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, 6NADPH, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और होगा क्या, 6NADP पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। और इससे इंडिकेट होता है ये जो हाइड्रोजन है वो इस मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इस मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसीलिए ये जो सेकंड स्टेप है इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल्स से, तो यहाँ पर भी ये रहेंगे कितने, 6 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। और फिर प्यारे बच्चों जब ये एडिशन होगी तो 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, हम कहते ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और प्यारे बच्चों इसके जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आप बताइए कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो बेटे 6 हैं तो 6 ही बनेंगे। और याद रखना होता क्या है, और यहीं पर इसी स्टेप के अंदर वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। आपने देखा है ना कि वाटर कुछ स्टेप्स में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, कुछ स्टेप्स में एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होता है। तो वो किस स्टेप में, वो इस रिडक्शन के स्टेप में। और याद रखिए यहीं से निकाल लेंगे क्या, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉस्फेट को निकालना ही था तो इस स्टेप में फॉस्फेट को ऐड क्यों किया। याद रखिए एक तो मॉलिक्यूल को रिएक्टिव करने की खातिर, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंजाइम NADPH को रिएक्ट करवा रहा वो एंजाइम का सबस्ट्रेट है कौन, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इसकी एडिशन नहीं कर रहा, तो इसीलिए आपको नेक्स्ट एंजाइम का सबस्ट्रेट बनवाना तो है। इसीलिए ये 6 ATP देंगे, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका फॉस्फेट इस मॉलिक्यूल को मिलेगा, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। और फिर प्यारे बच्चों 6 ही मॉलिक्यूल बने किसके, हम कहते ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। आपसे पूछना है कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है या ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, या लिखा होता है ऐसे, देख लीजिए पहले, या तो लिखा होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या लिखा होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों एक ही बात है, क्या फॉस्फेट को पहले बोल दीजिए या बाद में बोल दीजिए, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक ही बात है। लेकिन सवाल ये है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। याद रखना 3 फॉस्फोग्लिसरेट की बात की जाए या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की बात की जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग है। लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात की जाए तो ये एल्डो ग्रुप कंटेनिंग है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, ट्राइओज है। प्यारे बच्चों हमने तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट रखी थी, तो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड पे हमारा हक है। क्योंकि हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट दी है तो हम 3 कार्बन कंटेनिंग एक मोनोसैकेराइड को आउटपुट की सूरत में निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए बेटे, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, या आप बोल दीजिए क्या, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आपने क्या किया, निकाल लिया। अब 6 में से एक तो निकल गया, अब बकिया कितने रह गए। प्यारे बच्चों अगर बकिया मॉलिक्यूल को आपके सर यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो आप देख लीजिए, यानी होगा क्या, होगा ऐसे कि बकिया जो मॉलिक्यूल्स रह गए
1 2 3 सभी के साथ एक एक फॉस्फेट अटैच है। और ये कितने मॉलिक्यूल्स रह गए? यानी हम कहते ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके जो मॉलिक्यूल रह गए बाकी वो कितने हैं? हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स रह गए 5। एक तो आपने आउटपुट की सूरत में निकाल लिया है, अब रिमेनिंग रह गए 5। अब बेटे हम करेंगे रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर। मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हों 3 कार्बन कंटेनिंग, तो प्यारे बच्चों 5 कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी? फिर सुन लीजिए, अगर आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हों 3 कार्बन कंटेनिंग, तो 5 कार्बन कंटेनिंग आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? यानी 3 मॉलिक्यूल्स बनते। अब ये किस तरह से बनते हैं ज़रा विजुअलाइज कर लीजिए आपकी आसानी की खातिर, वरना इतनी आसानी से रिएक्शन तो नहीं होता है, बस नंबर को पूरा करने की खातिर आपके सर बता रहे। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, और ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, और ये फिफ्थ मॉलिक्यूल। यानी अगर आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हों 3 कार्बन कंटेनिंग, तो 5 कार्बन कंटेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3 बनेंगे। कैसे? ये देख लीजिए। यानी हम कहते एक मॉलिक्यूल तो बन गया ऐसे, मैं बता रहा हूं इतनी आसानी से नहीं बनते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये बस नंबर को पूरा करने की खातिर, समझाने की खातिर सर ऐसे बता रहे और बना रहे। तो आप ये देखिए, ये 5 कार्बन कंटेनिंग 3 मॉलिक्यूल्स बन गए, 1 2 3। आप कहेंगे कि सर इसमें तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक फॉस्फेट अटैच था। तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, एक फॉस्फेट इधर अटैच हो गया, एक इधर अटैच हो गया, एक इधर। यह जो मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल का नाम है राइबुलोज फॉस्फेट। चूंकि राइबुलोज के साथ एक एक फॉस्फेट अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे? राइबुलोज फॉस्फेट। लेकिन प्यारे बच्चों, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, जो एक्सेप्टर है, वो तो है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और उसमें क्या करेंगे? हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड को, हम 3 ATP को यूज करेंगे, 3 ATP को मजीद यूज करेंगे। ये कन्वर्ट हो गई किसमें? 3 ADP में। इन सभी का जो एक एक फॉस्फेट था वो आकर अटैच हो गया, एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। तो ये मॉलिक्यूल बन गया क्या? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अच्छा, आप बच्चों के मन में आएगा कि सर यहाँ पर तो 5 मॉलिक्यूल थे, तो आपने 3 फॉस्फेट, तो बकिया जो 2 फॉस्फेट हैं वो कहाँ पर गए? तो याद रखिए बेटे, ये कोई फिजिकल अटैचमेंट तो नहीं है, केमिकल रिएक्शन होता है। कुछ मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, कुछ रिमूव होते हैं। तो वो जो 2 फॉस्फेट थे, वो पायरोफॉस्फेट की सूरत में वो आपस में बॉन्ड बनाकर तो इस प्रोसेस से निकल गए। तो यानी अब पूरे हो गए बेटे। तो प्यारे बच्चों जरा देख लीजिए, हम कहते हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड का इनपुट रखा है और आउटपुट में एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन की है। अब कुछ MCQs की बातें हैं, वो पूछ रहा हूँ आपसे कि रुबिस्को इज रिक्वायर्ड फॉर विच स्टेप? तो आपने याद रखना कार्बन फिक्सेशन, यानी वो कार्बन जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बनवाने की खातिर रुबिस्को इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन फिक्सेशन के लिए। आप बताइए ATP कहाँ पर यूज होता है? वो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर भी यूज हो रहा है, और फिर रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर के अंदर भी होता है यूज। और NADPH के हवाले से बात कीजिए, ये रिडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होता है। आप बताइए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल वो कौन है? हम बोलते ट्राइओज है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल।
यानी यहाँ पर अगर आपके सर कंपैरिजन करें ट्राइओज के हवाले से और प्यारे बच्चों हेक्सोज के हवाले से, आप देखिए अगर आपने ट्राइओज सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड बनाना है तो आपको रिक्वायर होगा क्या, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स। और प्यारे बच्चों क्या हम कहते हैं 6 रिक्वायर होते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव, 9 आपको रिक्वायर होते हैं क्या, ATP। रेशो देखिए यानी 3 6 9, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो, यानी इस तरह से होता है। फिर प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर आपने हेक्सोज की फॉर्मेशन करनी है तो फिर क्या होगा, हम कहते आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल रिक्वायर होंगे। NADPH कितने, 12 NADPH रिक्वायर होंगे। 18 आपको रिक्वायर होंगे क्या, ATP मोलिक्यूल। तो वो पूछ लिया करते कि हाउ मेनी ATP molecules are required for formation of hexose through Calvin cycle। तो प्यारे बच्चों ये जब कैल्विन साइकिल होती है तो इसमें क्या बनता है, ट्राइओज। तो अगर आपने हेक्सोज बनाना है तो सब कुछ आपको डबल करना पड़ेगा। आज का जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है वो केमी-ऑस्मोसिस है, और केमी-ऑस्मोसिस की बात तो कुछ देर में करेंगे, पहले कुछ बातें आपसे पूछनी है। आप बताइए कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन इन फोटोसिंथेसिस। हम कहते फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम कहते फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। चाहे साइक्लिक पाथवे में बने तो उसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल देंगे, नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर बने इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल देंगे। आज हमने बात करनी है केमी-ऑस्मोसिस की। याद रखिए केमिकल को कहते, इससे मुराद हाइड्रोजन है, और ऑस्मोसिस तो वैसे हम कहते मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट from higher water potential to lower water potential through a selectively permeable membrane। लेकिन यहाँ पर इससे मुराद वाटर की ऑस्मोसिस नहीं है, यहाँ पर इससे मुराद ये है कि मूवमेंट ऑफ केमिकल और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो इस लफ्ज़ की जो एटमोलॉजी है, मीनिंग बता दिया आपको। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि बायोलॉजिकली केमी-ऑस्मोसिस क्या है। तो हम कहते मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन इज नॉन एज केमी-ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों देखिए ATP की फॉर्मेशन हो गई फोटो की प्रेजेंस में, दैट इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हुई कैसे, वो जो मैकेनिज्म है, द होल प्रोसेस A to Z सारी कहानी सुनाना इसे मैकेनिज्म बोलते, द होल प्रोसेस। ATP की फॉर्मेशन हो गई फोटो की प्रेजेंस में, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुई कैसे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, यानी केमी-ऑस्मोसिस। और आप देखना किसी केमिकल की ऑस्मोसिस होगी और ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसीलिए तो इस प्रोसेस का नाम रखा है क्या, केमी-ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों ये आपके सर क्लोरोप्लास्ट बना रहे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो वो ऐसे करके कुछ ऐसे होता है, और इसके अंदर आपको एक सैक लाइक कंपोनेंट मिलता है और उसे आप लोग कहते हैं क्या, थाइलाकोइड कहते, और ये सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आपके सर ने बना दी है यहाँ पे,
और इसके ऊपर मौजूद हैं वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स थे, यानी जो आपने कल साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पढ़े। प्यारे बच्चों वो कौन थे देख लीजिए। हम कहते ये है फोटो सिस्टम 2 पहले आता है कि 1? हम कहते हैं फंक्शनल अरेंजमेंट की बात कीजिए तो पहले आता है कौन? फोटो सिस्टम 2, इसको P680 भी बोलते हैं। इसके बाद फिर प्लास्टोक्यूनॉन का जिक्र हुआ, फिर हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों इसमें 2 टाइप्स के साइटोक्रोम्स मिलते। कौन से? साइटोक्रोम बी था, साइटोक्रोम एफ था। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर जो आपको एक प्रोटीन मिलती है कॉपर कंटेनिंग, वो कौन सी थी? प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन के बाद फिर आता है कौन? फोटोसिस्टम 1। इसके बाद फिर जिक्र किया था फेरिडोक्सिन का। फेरिडोक्सिन के बाद ये अरेंजमेंट याद आ रही है आपको? NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, ये एंजाइम भी याद आता होगा आपको। और प्यारे बच्चों आज एक नया कंपोनेंट जो इस प्रोसेस में ऐड किया, ये जो एंजाइमेटिक रोल है इसका, इसीलिए हम इसे कहते हैं ATP सिंथेस, यानी ATP की सिंथेसिस इससे एसोसिएटेड। अब ज़रा देखिए ये जो मेम्ब्रेन है इतनी, ये आपके सर ने बना दी है ये वाली। अब आप बताइए इस मेम्ब्रेन के इस तरफ कौन है? तो जारी बात है वो फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा बोलते। और याद रखिए स्ट्रोमा की एटमोलॉजी बेड कवरिंग है। जैसे बेड कवरिंग सारे बेड को कवर कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये फ्लूइड भी सारा इंटरनली इसको कवर करता है, इसलिए तो नाम रखा है क्या? स्ट्रोमा। और फिर प्यारे बच्चों इस मेम्ब्रेन की अगर आप उस तरफ देखिए तो आपको मिलेगी कौन? थाइलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस। और थाइलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस को आप ल्यूमिन बोल दीजिए। ल्यूमिन की एटमोलॉजी कैविटी है, या आप बोल दीजिए कोई बात नहीं, थाइलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों याद रखना ये जो थाइलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होते हैं। अब आप पूछेंगे सर क्यों ज़्यादा होते? क्योंकि प्यारे बच्चों इसी ल्यूमिन के अंदर, इसी थाइलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस में फोटोलिसिस होती है जो कि फोटो सिस्टम 2 हेल्प करता है। वो याद तो आता होगा आपको कि ऐसे होता है कि ये जो H2O है इसकी ब्रेकडाउन होती है किस में? हम लोग बोलते इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी 2 हाइड्रोजन आयन्स में। और प्यारे बच्चों किस में? हम कहते हैं हाफ O2 में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और आपको मालूम ये मिलेंगे किसको? फोटो सिस्टम 2 को। फिर फोटो सिस्टम 2 से ये मूव करेंगे किसके पास? हम लोग बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन के पास। प्लास्टोक्यूनॉन से फिर ये आते हैं कहाँ पर? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। फिर यहाँ से प्लास्टोसायानिन के पास आ जाएंगे। प्लास्टोसायानिन से फिर ये आते हैं किसके पास? फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 से फिर ये आ जाएंगे किसके पास? फेरिडोक्सिन के पास। फेरिडोक्सिन से फिर ये आते हैं NADP पॉजिटिव रिडक्टेज के पास। प्यारे बच्चों याद रखना कि ल्यूमिन के अंदर फोटोलिसिस होती है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन्स कम होते हैं। तो अगर आपने हाइड्रोजन आयन्स को लो से हाई की तरफ क्या करना हो? पंप करना हो, तो इसके लिए रिक्वायर होती है क्या? एनर्जी रिक्वायर होती है। अब आप बताइए वो जो एनर्जी वो कहाँ से आएगी? क्या ATP से हासिल करेंगे?
नहीं बेटे, हमने एटीपी की फॉर्मेशन ही तो करनी है। यही तो बताना आपको कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, जो होल प्रोसेस है, उसे केमी ऑस्मोसिस बोलते। हमने तो एटीपी की फॉर्मेशन करनी है, एटीपी को यूज नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो एनर्जी को एमिट करेंगे। उस एनर्जी को क्या करें? क्या जाया कर दें उसको? नहीं प्यारे बच्चों, होगा क्या, उसी एनर्जी को यूज करेंगे और इन हाइड्रोजन आइंस को, इन प्रोटॉन को लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ पंप कर देंगे। और याद रखिए, जहां पर भी पंप का वर्ड आता है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है किसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। यानी यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ पर यूज ऑफ एनर्जी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी कहाँ से आएगी? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आएगी, कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे और हाइड्रोजन आइंस को लो से हाई की तरफ पंप कर देंगे। और ये एनर्जी इसमें पोटेंशियल की फॉर्म में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। यानी जैसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते, वैसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स होती है कि इतने तो पोटेंशियल बने कि फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आइंस क्या करेंगे? ये हाई कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो ये उतनी एनर्जी को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। उस एनर्जी को यूज करेगा कौन? एटीपी सिंथेस। और प्यारे बच्चों, क्या होगा? एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के तो ये बना देगा क्या? एटीपी। व्हाट इज दिस? केमी ऑस्मोसिस। आपने देखा, इस हाइड्रोजन आयन, इस केमिकल की ऑस्मोसिस हुई है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आया, केमी ऑस्मोसिस हुई है, तो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। इसीलिए तो इस प्रोसेस को बोलते क्या? केमी ऑस्मोसिस। यानी मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज केमी ऑस्मोसिस। आप कहेंगे कि सर ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आ गए, इनका क्या करेंगे साहब? और फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करते करते NADP पॉजिटिव रिडक्टेज के पास पहुंचे हैं, इनका क्या करेंगे? तो अगर आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को याद कीजिए तो आखिर में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती थी? हम कहते थे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे और ये जो हाइड्रोजन आयंस आ रहे, इनके साथ में मिलने से फिर प्यारे बच्चों हम कहते हैं फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? NADPH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। और याद रखो, ये जो केमी ऑस्मोसिस है, ये जो एटीपी फॉर्मेशन है, ये कपलिंग रिएक्शन है। कपल किसे कहते? जो एक दूसरे के बिना ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये एटीपी फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एटीपी फॉर्मेशन या केमी ऑस्मोसिस इज कपल्ड विद, इज लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आपने देखा, इतना आसान तो नहीं है कि बेटे के एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आए, एनर्जी को एमिट करें, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाए। ऐसे नहीं होता, बल्कि ये सारा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि उसको यूज़ करेंगे हाइड्रोजन आयंस को लो से हाई की तरफ पंप करने में। यानी कहाँ से? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, थाइलाकोइड इंटीरियर स्पेस में। और एटीपी फॉर्मेशन कब होगी? जब ये ल्यूमिन से किधर को आएगा? स्ट्रोमा में। थाइलाकोइड इंटीरियर स्पेस से ये जब स्ट्रोमा में आएगा, फिर
हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएगा, इस एनर्जी को यूज करेंगे और एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो सारा प्रोसेस है ये होता है कहाँ पे, हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं किधर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो अब आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केमिओस्मोसिस। तो याद रखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो लाइट is known as photophosphorylation and mechanism of ATP formation, कि ATP फॉर्मेशन हुई किस तरह से, ये जो सारा प्रोसेस है, mechanism of ATP formation is called chemiosmosis। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले एक आंसर बताइए प्यारे बच्चों, ये जो फोटोलिसिस है ये कहाँ पर होती है, तो याद रखना थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में, यानी लियोमिन में। अल्लाह हाफिज।